हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वैदिक काल की। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनके आंसर आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल। वैदिक काल जो है, इसका टाइम पीरियड है 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल, जिसका टाइम है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा भाग है इसका उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व। तो आज की वीडियो में हम पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। जो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल है, इसमें हम देखेंगे हमारे पास पुरातात्विक शोध में क्या क्या मिला, हम साहित्यिक शोध में हमारे पास क्या है, आर्यों का आगमन कैसे हुआ, और उसके बाद हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन क्या था। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि इसका पुरातात्विक शोध हमारे पास क्या क्या है। तो पुरातात्विक शोध में हमारे पास सबसे पहले है बोगाजगोई का अभिलेख, जिसको एशिया माइनर भी कहते हैं। ये मिला है तुर्की से, जो कि 1400 ईसा पूर्व का है। इसमें हित्ती कबीले के राजा सुतवी लिम्मा और मितनी कबीले के राजा मतिवज्जा के बीच संधि के समय 4 देवताओं की कसम खाई गई थी। वो देवता कौन से है? इंद्र, वरुण, मित्र और नासित्य, जिन्हें अश्विन भी कहा जाता है। इन 4 देवताओं की कसम खाई गई थी। तो पेपर में पूछ सकता है कि कौन से अभिलेख में 4 देवताओं की कसम खाने का वर्णन है। तो वो है बोगाजगोई का अभिलेख, जिसको एशिया माइनर भी कहते हैं। अब दूसरा पुरातात्विक शोध हमारे पास क्या है? कस्सी का अभिलेख। ये मिला है ईरान का, जो कि 1600 ईसा पूर्व का है। इसमें वर्णन है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। तो अगर पूछे कि कौन से अभिलेख में वर्णन है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी, तो कस्सी का अभिलेख। इस काल में जो मृदभांड बनाए जाते थे वो गैरिक मृदभांड थे। पेपर में पूछ सकता है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल में कौन से मृदभांड पाए जाते हैं, तो गैरिक मृदभांड। अब हम जानते हैं कि आर्यों के आगमन के पीछे भिन्न भिन्न इतिहासकारों या विद्वानों ने कौन कौन से मत दिए हैं। तो जो मैक्स मूलर है, उन्होंने मत दिया कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से भारत आए थे। तो अगर पूछे कि किसने मत दिया है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे, तो मैक्स मूलर। उसके बाद 2 विद्वान हैं, एक है दयानंद सरस्वती, दूसरे हैं परजेटर। इन्होंने मत दिया कि जो आर्य थे वो तिब्बत से आए थे। उसके बाद एक और विद्वान है DS त्रिदेव। इन्होंने मत दिया कि जो आर्य थे वो मुल्तान के देविका प्रदेश से आए थे। उसके बाद जो गंगानाथ झा है, इन्होंने कहा कि जो आर्य थे वो बाहर से नहीं आए थे, बल्कि वो भारत के ही मध्य देश के निवासी थे। तो इस तरह आर्यों के आगमन के पीछे अलग अलग मत दिए गए हैं। आइए हम अब साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमारा एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। चलिए अब हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद का जो समय है वो मैक्स मूलर ने 1200 से लेके 1000 ईसा पूर्व बताया है। तो अगर पेपर में पूछे कि मैक्स मूलर ने ऋग्वेद का समय क्या बताया है, तो 1200 से लेके 1000 ईसा पूर्व। जो ऋग्वेद है उसमें आर्य शब्द का 33 बार वर्णन है। तो अगर पूछे कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का वर्णन कितनी बार है, तो 33 बार। ऋग्वेद का संबंध ईरान के जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ से बताया गया है। पेपर में पूछ सकता है कि जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ से किसका संबंध है, तो ऋग्वेद का। अब जो ऋग्वेद है उसके जो भाग है वो 3 भाग है। कौन कौन से हैं? शाकल, जिसमें 1017 सूक्त है। दूसरा है बालखिल्य, जिसमें 11 सूक्त है। और तीसरा है वास्कर, जिसमें 56 सूक्त है, अब उपलब्ध नहीं है। तो 1017 और 11 मिला के 1028। तो ऋग्वेद में कुल सूक्त है 1028। ऋग्वेद में कुल मंत्र है 10,442। ऋग्वेद में जो मंडल है वो है 10, और जो शब्द है ऋग्वेद में 1,53,972। ऋग्वेद के जो संकलन करता है वो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के 10 मंडलों में क्या क्या विशेषताएं मिली हमें। जो ऋग्वेद में प्रथम मंडल है उसके वक्ता या संग्रहकर्ता का हमें पता नहीं है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है, जिसमें 60,099 योद्धाओं ने भाग लिया था। तो अगर पूछे कि 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख किस में है, तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में। उसके बाद इसमें 1000 पतवारों वाले जहाज का वर्णन है।
तो यही पूछ सकता है कि हजार पतवारों वाले जहाज का वर्णन किसमें है, तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में। जो ऋग्वेद का दूसरा मंडल है उसके संग्रहकर्ता या वक्ता है भार्गव, और इसकी कोई खास विशेषता नहीं है। जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है इसके जो वक्ता है वो है विश्वामित्र, और इसमें गायत्री मंत्र है। तो अगर पूछे कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है इसके वक्ता है वामदेव, इसमें कृषि के लिए 97वें सूक्त में 24 मंत्र है, तथा पृथ्वेन की चर्चा है। जो पृथ्वेन होता है ये भारत का पहला कृषि इंजीनियर है। तो अगर पूछे कि कृषि के लिए 97वें सूक्त में 24 मंत्र कौन से मंडल में है, तो चौथे मंडल में। पृथ्वेन की चर्चा किस में है, तो चौथे मंडल में। जो पांचवा मंडल है उसके वक्ता है अत्रि, इसकी कोई खास विशेषता नहीं मिलती। जो छठा मंडल है उसके वक्ता है भारद्वाज, इसकी भी कोई खास विशेषता नहीं है। जो ऋग्वेद का सातवां मंडल है उसके वक्ता है वशिष्ठ, इसमें दास राज्य युद्ध का वर्णन है। दास राज्य युद्ध में क्या होता है, एक तरफ होता है सुदास जो कि भरत या त्रिशु वंश का होता है, और दूसरी तरफ होते हैं 10 राजाओं का संघ। इसमें सुदास की विजय होती है, क्योंकि ये भारत वंश का होता है इसलिए आगे चलकर हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। ये जो युद्ध होता है ये परुष्णी, जिसका आधुनिक नाम है रावी, नदी के तट पर होता है। आगे हम बात करते हैं इसके कुछ और मंडल की। इन मंडलों की एक और विशेषता है कि जो दूसरा से लेकर 7वें तक का मंडल है इनको प्राचीनतम मंडल कहा जाता है, और जो पहला 8वां 9वां और 10वां मंडल है ये ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए। जो ऋग्वेद का 8वां मंडल है उसमें अविवाहित अमाजु का उल्लेख है, जिसे पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है। तो अगर पूछे कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में एक पुत्री को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलने का उल्लेख है, तो 8वें मंडल में। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। तो पेपर में पूछ सकता है कि सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित है, 9वां। इसमें धम शब्द का प्रयोग किया गया है और परिवार के विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न व्यवसायों को करने का वर्णन है। तो अगर पूछे कि परिवार के विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न व्यवसाय को करने का वर्णन किसमें है, तो 9वें मंडल में। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ये सबसे नया मंडल है जो कि सबसे बाद में जोड़ा गया था। इसमें हमें पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, विवाह सूक्त और सूर्य सूक्त मिलता है। एक एक सूक्त को हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या विशेषता मिलती है। जो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है उसमें एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है, इसका वर्णन हमें मिलता है। तो जो एक विराट पुरुष था उसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, उसके भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, उसके जंघाओं से वैश्य की और पैर से शूद्र की। इस तरह 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख हमें पुरुष सूक्त में मिलता है जो कि 10वें मंडल में है। इस समय वर्ण व्यवस्था जन्मजात न होकर कर्म आधारित थी, यानी कि जो बंदा एक वर्ण में पैदा हो जाता था वो जरूरी नहीं कि उसी वर्ण का काम करता था, वो अपने कार्य के आधार पर किसी भी वर्ण में जा सकता था। ठीक है। इसके बाद आता है नदी सूक्त। नदी सूक्त है उसमें संपूर्ण जो वैदिक साहित्य है, मतलब कि ऋग्वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक संपूर्ण वैदिक साहित्य है, उसमें 31 बार नदियों का उल्लेख हुआ है। अकेले ऋग्वेद में 25 बार नदियों का उल्लेख हुआ है, और जो 10वां मंडल है उसमें 21 नदियों का उल्लेख हुआ है। और जो नदी है उनका कितनी बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है, तो जो गंगा है उसका 1 बार उल्लेख हुआ है, जो यमुना है उसका 3 बार उल्लेख हुआ है, जो सिंधु नदी है उसका सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, और जो सरस्वती नदी है वो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। तो अगर पूछे कि ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो सरस्वती। उसके बाद जो नदी थे उनके ऋग्वेद काल में क्या नाम थे और आधुनिक काल में क्या नाम थे, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो जो झेलम नदी है उसका ऋग्वेद काल में नाम था बितस्ता, जो चिनाब नदी है उसको अस्कनी कहते थे, जो रावी नदी है उसको परुष्णी कहते थे, जो बिपाशा नदी है उसको ब्यास कहते थे, जो शतुद्री नदी है उसको सतलज कहते थे, और जो गोमती नदी है उसको गोमल कहते थे। गोमल ही नदी सूक्त की सबसे अंतिम नदी है। तो अगर पूछे कि नदी सूक्त की सबसे अंतिम नदी कौन सी है, तो गोमल। आगे हम बात करते हैं इसके कुछ और सूक्तों की, उसके बाद हम इसका सामाजिक जीवन पढ़ेंगे। ऋग्वेद का जो संवाद सूक्त है वो मुख्यतः नाटक है। तो अगर पेपर में पूछे कि ऋग्वेद का कौन सा सूक्त नाटक है, तो संवाद सूक्त। उसके बाद जो मांडुक्य सूक्त है उसमें वैदिक कालीन शिक्षा की जानकारी मिलती है। पेपर में पूछ सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा की जानकारी कौन से सूक्त में मिलती है, तो मांडुक्य सूक्त में।
उसके बाद जो सूर्य सूक्त है उसमें विवाह संस्कार से जुड़े जटिल अनुष्ठानों का चित्रण किया गया है। तो सूर्य सूक्त में क्या है, विवाह संस्कार से जुड़े जटिल अनुष्ठानों का चित्र देखने को मिलता है। उसके बाद जो नासदीय सूक्त है इसमें सृष्टि के रहस्यों के सबसे जटिल दार्शनिक विचार मिलते हैं। तो अगर हम पूछे कि सृष्टि के रहस्यों के सबसे जटिल दार्शनिक विचार किसमें है, तो नासदीय सूक्त में। उसके बाद जो ऋग्वेद है इसमें 33 देवताओं का वर्णन किया गया है। पृथ्वी के 11, आकाश के 11 और अंतरिक्ष के 11, इस तरह से 33 देवताओं का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इसमें हमें 7 प्रकार के ऋषियों का भी वर्णन मिलता है। जो कवश एलुष है इनको वैदिक ऋचाओं का रचनाकार कहा गया। तो अगर पूछे कि वैदिक ऋचाओं का रचनाकार कौन है, तो उसका उत्तर होगा कवश एलुष। ऋग्वेद में विष्णु के द्वारा 3 पग में विश्व को नाप लेने की कहानी है। अब जो विराट पुरुष है उसके मस्तिष्क से चंद्रमा, श्वास से वायु, नाभि से ब्रह्मांड, सिर से आकाश, दोनों पैरों से पृथ्वी का उत्कर्ष हुआ है। जो विराट पुरुष है इससे 4 वर्णों की उत्पत्ति तो हुई है और इसके विभिन्न अंग और भी है जिनसे विभिन्न चीज़ों की उत्पत्ति हुई है, जैसे कि मस्तिष्क से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, श्वास से वायु की, नाभि से ब्रह्मांड की, सिर से आकाश की और दोनों पैर से पृथ्वी की। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद काल के सामाजिक जीवन की कि उस समय समाज कैसा था। ऋग्वेद में पत्नी को जायदेस्तम यानी कि पत्नी ही घर है कहा गया है। तो अगर पूछे कि पत्नी को जायदेस्तम किसमें कहा गया, तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद काल में बाल विवाह नहीं होता था, विधवा विवाह नहीं होता था, सती प्रथा नहीं थी और पर्दा प्रथा नहीं थी। इस काल में अंतरजातीय विवाह होते थे और दास प्रथा थी। जो दधि सभ्य है वो विधवा से उत्पन्न पुत्र जो होता था उसको दधि सभ्य कहते थे। उस समय नियोग प्रथा थी। नियोग प्रथा क्या होती है, पुत्र विहीन विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से अपने देवर के साथ यौन संबंध स्थापित करना। तो उस समय नियोग प्रथा समाज में विद्यमान थी। तो कुल मिलाकर देखें कि तो इस समय स्त्री की दशा काफ़ी अच्छी थी। उसको बाल विवाह नहीं करना पड़ता था, सती प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, उसको यज्ञ करने का अधिकार दिया जाता था। इस समय के खाने पीने की चीज़ों की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है क्षीर पकोदन। ये कैसे बनता था, दूध और जौ से बनी खीर जिसको क्षीर पकोदन कहते थे। दूसरा है अपूपम घृतवंतम। इसमें क्या होता था, घी में पके हुए मालपुए होते थे, उनको अपूपम घृतवंतम कहते थे। तीसरी चीज़ है करम्ब। इसमें क्या होता, दही में जौ का सत्तू मिलाया जाता था, उसको करम्ब कहते थे। एक और है यवागु। ये क्या था, जौ का दलिया था। इस समय नमक, रोटी, चावल, मछली और तवा की जानकारी नहीं थी। तो यही पूछ सकता है कि ऋग्वेद काल लोगों को किन चीज़ों की जानकारी नहीं थी, तो नमक, रोटी, चावल, मछली और तवा। इस समय जो वस्त्र धारण किए जाते थे उसमें पहला है नीवी। नीवी क्या होता है, जो कमर से नीचे पहनते थे उसको नीवी कहते थे। वासस, जो कमर से ऊपर पहनते हैं उसको वासस। अधिवास, जो वस्त्र के ऊपर पहनते हैं जैसे कोट हो गया, शाल वगैरह धारण करते हैं, दुपट्टा, इनको अधिवासस कहते हैं। और उष्णीय क्या होती थी, पगड़ी। चलिए ये तो हो गया इनका सामाजिक जीवन। हम आगे बात करते हैं ऋग्वेद कालीन आर्थिक जीवन की। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद काल के आर्थिक जीवन की। तो इनका जो आर्थिक जीवन में था, जो पशुपालन जो था इनका प्रथम पेशा था, यानी कि वो पशुपालन पर ही मुख्य रूप से निर्भर करते थे। इस समय इनको बाघ, हाथी, चांदी, कपास और लोहे की जानकारी नहीं थी। तो अगर पूछे कि ऋग्वेद काल में लोगों को बाघ, हाथी, चांदी, कपास या लोहे की जानकारी थी या नहीं थी, तो इनकी जानकारी नहीं थी। इनको ऊन की जानकारी थी। अब बात करते हैं इस काल में कृषि की। जो कृषि था इनका द्वितीय पेशा था, मतलब दूसरे नंबर का पेशा इनका कृषि था। ऋग्वेद में कृषि का वर्णन पहले, चौथे और 10वें मंडल में मिलता है। तो अगर पूछे कि ऋग्वेद में कृषि का वर्णन कौन से मंडल में मिलता है, तो पहले, चौथे और 10वें मंडल में। अब कृषि के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं ऋग्वेद में। जो खिल होता था वो क्या होती था, प्रतिभूमि। क्षेत्र जो था वो जुते हुए खेत के लिए उपयोग होता था। जो सीता है वो हल रेखा या खेत में कूड़ के लिए उपयोग होता था। जो किवाश है वो हलवाहा के लिए उपयोग में लाया जाता था। जो लांगल या सिर है वो हल के लिए उपयोग में लाया जाता था। जो करीश या शाकम है वो खाद के लिए उपयोग में लाया जाता था। और जो उर्दर है वो अनाज का मापक होता था। तो अगर पूछ ले कि ऋग्वेद काल में अनाज के मापक को क्या कहते थे, तो उसका उत्तर होगा उर्दर। अब इस समय जो लोग थे उनको नहरों का
भूमि क्रय विक्रय का और दैनिक मजदूरों का वर्णन नहीं मिलता। यानी इस समय लोगों को नहरों का ज्ञान नहीं था, भूमि खरीदते बेचते नहीं थे, और दैनिक मजदूरी यानी दिहाड़ी मजदूरी उनको नहीं मिलती थी। इस समय के लोगों को समुद्र की जानकारी थी, जिसे परावत कहते हैं। इस समय केवल पश्चिमी हिमालय की जानकारी थी, यानी कि जो इस समय जो आर्य लोग थे उनका विस्तार पश्चिमी हिमालय तक हो गया था। आगे हम उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि उनका विस्तार पूर्वी हिमालय तक हो जाता है, तो उनको पूर्वी हिमालय की जानकारी हो जाती है। लेकिन ऋग्वैदिक काल तक इनको सिर्फ पश्चिमी हिमालय की जानकारी है। आगे हम पढ़ते हैं ऋग्वेद काल का राजनीतिक जीवन। ऋग्वेद काल के राजनीतिक जीवन की बात करें तो हम पढ़ेंगे उसमें कौन कौन सी राजनीतिक इकाइयाँ थी, उनका कितनी बार उल्लेख हुआ और उनके क्या क्या महत्व थे। तो जो सबसे पहली इकाई है वो है जन, जिसका 275 बार उल्लेख हुआ है और ये ऋग्वेद काल में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। दूसरा है विश्व, जिसका 170 बार उल्लेख हुआ है, इसकी कोई खास विशेषता नहीं है। तीसरा है हमारा ग्राम, जिसका 13 बार उल्लेख हुआ है, उसकी कोई खास विशेषता नहीं है। चौथी राजनीतिक इकाई है गृह या कुल, इसका उल्लेख के बारे में पता नहीं, ये सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी। तो कई बार पेपर में ये पूछ लेता है कि इनके राजनीतिक महत्व के अनुसार इनको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगाओ। तो सबसे बड़ा है जन और सबसे छोटा है गृह या कुल, ये ध्यान रखना। इस समय जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, मतलब कि राजा द्वारा ही शासन किया जाता था, और जो राजा होता था वो कबीले का प्रमुख होता था, ना कि भूमि का स्वामी। अर्थात जो राजा होता था वो कबीले को लीड करता था, ना कि वो भूमि का स्वामी होता है। जबकि हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि जो राजा होता है वो बहुत बड़े भूभाग का स्वामी बन बैठता है, लेकिन इस समय जो राजा होता था वो कबीले का प्रमुख होता था, ना कि भूमि का स्वामी। इस समय जो संस्था थी उनके क्या क्या नाम थे, कार्य और विशेषता हम देखेंगे। जो सभा था उसका कार्य था न्याय करना, और इसकी विशेषता क्या है, ये कुलीन लोगों की संस्था थी, आधुनिक राज्यसभा की भांति। दूसरी जो संस्था थी वो थी समिति, जिसका काम था राजा का चुनाव करना और लूट के माल का बंटवारा करना। इसकी विशेषता क्या है कि ये सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, आधुनिक लोकसभा की भांति। तीसरी जो संस्था थी विदत, उसमें सामाजिक धार्मिक निर्णय तथा उपज का बंटवारा होता था। इसकी विशेषता क्या है, ये स्थानीय लोगों की संस्था थी, सबसे प्राचीन संस्था थी, तथा सर्वाधिक 7 बार विदत के साथ स्त्री का वर्णन किया गया है। तो अगर पूछे कि स्त्री का वर्णन किस संस्था के साथ सर्वाधिक किया गया है तो विदत होगा। उसके बाद जो परिषद है, इसमें धार्मिक उपदेश देना इनका कार्य था, ये पुरोहितों की संस्था थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनका राजनीतिक जीवन कैसा था। अब हम बात करेंगे इनके धार्मिक जीवन की। हम बात करते हैं ऋग्वेद के धार्मिक जीवन की। जो इंद्र देवता थे उनके लिए ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख हुआ है, जो कि ऋग्वेद का 1/4 भाग है। तो अगर पूछे कि ऋग्वेद का 1/4 भाग किस देवता को समर्पित है तो इंद्र देवता को। इनकी विशेषता क्या है कि ये सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, 1000 स्तंभों के महल में रहते थे। इनका पुत्र मरुत था, जिनको आंधी के देवता कहा जाता है। इनको वृषभ रूप में दिखाया गया है। तो अगर पूछे कि वृषभ रूप में कौन सा देवता को दिखाया गया है तो इंद्र देवता को। अब दूसरे महत्वपूर्ण देवता है अग्नि। इनका 200 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। इनको तीनों लोगों का देवता कहा गया है। देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थता का काम करने वाला देवता कहा गया है। जब मनुष्य यज्ञ में आहुति देते हैं तो अग्नि के द्वारा ही वो आहुतियों को देवताओं के बीच पहुंचाया जाता है। तो इसलिए इनको देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थता का काम करने वाले कहा गया है। ये भी 1000 स्तंभों वाले महल में रहते हैं। इनको प्रत्येक घर का अतिथि कहा गया है। और जो ऋग्वेद के 2 से लेकर 7 मंडल है, इन्हीं की उपासना से आरंभ होते हैं और इनको पथ प्रदर्शक भी कहा गया है। अब तीसरे जो देवता है वो है वरुण, जिनका 30 बार उल्लेख हुआ है। इनकी पहचान ईरानी देवता अहुर मज्जा से की गई है। उसके बाद इनकी विशेषता क्या है, ये झंझावात तथा जल के देवता हैं। इनको ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। ऋतस्य गोपा क्या होता है, ऋतस्य गोपा का मतलब है नैतिक नियमों का संरक्षक। तो अगर पूछे कि नैतिक नियमों का संरक्षक देवता किसको कहा गया है तो वरुण देवता को। इनको ऋतुओं को नियंत्रित करने वाला भी कहा गया है। उसके बाद सोम देवता है, इनका 114 बार उल्लेख हुआ है। इनको उल्लास के देवता कहा गया है। उसके बाद ध्यो देवता है, ये सूर्य के पिता व प्राचीनतम देवता है। तो अगर पूछे कि प्राचीनतम देवता कौन है तो ध्यो। उसके बाद आप देवता है, इनको पृथ्वी का निर्माता कहा गया है।
और एक और है पूषण देवता। इनको सड़क, यातायात और परिवहन के देवता कहा गया है। बाद में उत्तर वैदिक काल में जो पूषण है इनको शूद्रों का देवता कहा जाता है। उसके बाद जो इस काल में देवियाँ हैं उसमें ईड़ा है जिसको समृद्धि की देवी कहा गया है, उषा है जिसको सूर्योदय काल की देवी कहा गया, और इसका ऋग्वेद में 300 बार उल्लेख होता है, यानी कि इंद्र से भी ज़्यादा उल्लेख उषा का होता है। अदिति देवी है, इसको प्रातः काल की देवी और ऋग्वेद की प्रमुख देवी कहा गया। तो ऋग्वेद की प्रमुख देवी कौन है? अदिति। तो इस तरह से हमारा ऋग्वेद काल का जो लेक्चर है पूरा होता है। अब हम बात करते हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में कौन सी मृदभांड संस्कृति थी? तो इसका ए ऑप्शन है काले तथा लाल मृदभांड, बी है लाल मृदभांड, सी है गैरिक मृदभांड और डी है चित्रित दूसर मृदभांड। इनके आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि इनके आंसर क्या होंगे। दूसरा क्वेश्चन है आर्य मध्य एशिया से आए थे, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका ए ऑप्शन है डी एस त्रिदेव, बी है मैक्स मूलर, सी है परजीटर और डी है दयानंद सरस्वती। तीसरा क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है? ए ऑप्शन है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है चतुर्थ। चौथा क्वेश्चन है ऋग्वैदिक कालीन नदी परुष्णी का आधुनिक नाम क्या है? ए ऑप्शन है रावी, बी सतलज, सी ब्यास और डी चेनाब। पांचवा क्वेश्चन है दूध और जौ से बने खीर को क्या कहा जाता था? ए ऑप्शन है अपूपम घृतवंतम, बी है करम, सी है यवागु और डी है क्षीर पकोजम। छठा क्वेश्चन है ऋग्वैदिक कालीन भूमि के संबंध में सीता क्या है? ए ऑप्शन है प्रतिभूमि, बी है हल रेखा, सी जिता हुआ खेत और डी है कम उपजाऊ खेत। आगे बात करते हैं इसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक कालीन इन राजनीतिक इकाइयों को इनके महत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाइए। मतलब जो सबसे छोटा है सबसे पहले और जो सबसे बड़ा है वो सबसे बाद में। तो इसमें ए ऑप्शन है ग्राम, बी है विश्व, सी है ग्रह या कुल और डी है जन। आठवां क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ऋग्वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण संस्था है? तो ए है सभा, बी है समिति, सी है विदत और डी है परिषद। नौवां क्वेश्चन है तीनों लोकों का देवता किसे कहा गया है? ए है अग्नि, बी है इंद्र, सी वरुण और डी सूर्य। 10वां क्वेश्चन है ऋग्वेद की सबसे प्रमुख देवी कौन सी है? ए ईड़ा, बी उषा, सी अदिति और डी श्रद्धा। इनके आंसर आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखना और आप इनके आंसर में वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज हमारा ऋग्वैदिक काल का पहला वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।